गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। तो देरी न करते हुए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था एसिड एंड बेस, अम्ल एवं क्षार। अम्ल एवं क्षार की हमने 2 अवधारणाएं अब तक पढ़ ली हैं और अपनी एक लास्ट अवधारणा बचती है जिसका नाम है लुईस अवधारणा। गिलबर्ट न्यूटन लुईस नामक एक अमेरिकी वैज्ञानिक था जिन्होंने अम्ल एवं क्षार की अपनी एक अवधारणा दी और इस अवधारणा को हम इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है, युग्म यानी कि पेयर जोड़ा, इलेक्ट्रॉन युग्म की अवधारणा दी। किसकी अवधारणा दी? इलेक्ट्रॉन युग्म की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी? तो आपका आंसर होगा लुईस ने दी। आपको पूरा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पूरा नाम तो मैंने आपको आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता दिया, हालांकि आपको बस लुईस ही ध्यान में रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन युग्म की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी? तो आपका आंसर क्या होगा कि सर लुईस नामक वैज्ञानिक ने दी। पीछे जो 2 वैज्ञानिक आए थे उनमें से एक था आर्हेनियस, जो किस पे देता है? अपना हाइड्रोजन आयन पे देता है। दूसरा कौन सा था? ब्रोंस्टेड लोरी थे, 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी संयुक्त रूप से एक अवधारणा दी। उन्होंने किसके आधार पे दी? उन्होंने दी प्रोटॉन के आधार पर। और अपना ये तीसरा जो है लुईस, ये किसके आधार पे देता है? ये देता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर। देखिएगा दोस्तों, ये थोड़ी सी डिफरेंस है, उनकी तुलना में ये थोड़ा अलग देता है। क्या देता है देखना, ये कहता है कि यदि एक रासायनिक पदार्थ, यदि एक, मान लो कोई भी आपके पास रासायनिक पदार्थ है, वो जो रासायनिक पदार्थ है वो इस प्रकार की क्रिया करता है। क्या करता है कि यदि वो इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या? इलेक्ट्रॉन युग्म, यदि वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, प्राप्त करता है, ठीक है, यदि वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है तो क्या बनेगा? और यदि वो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, डोनेट करता है, दे देता है, दानवीर है, तो यदि वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा तो क्या बनेगा? तो देखिएगा दोस्तों, अगर वो ग्रहण करता है तब तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा। क्या बनेगा? अम्ल बनेगा। और यदि वो डोनेट कर देता है तब क्या बनेगा? बेस बनेगा, क्षार बनेगा। क्या बनेगा? क्षार बन जाएगा। समझ में आई ये कहानी? अगर ये कहानी समझ में नहीं आई है तो क्योंकि थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि पीछे एसिड दोनों जगह पे दान कर रहा था, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। यहाँ पे पीछे जो अपना क्षार था, चाहे वो आर्हेनियस की अवधारणा ले लो, चाहे आप ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा ले लो, उनमें वो क्या कर रहे थे? उनमें वो ग्रहण कर रहे थे, चाहे वो हाइड्रोजन आयन हो, चाहे वो क्या हो, आपका प्रोटॉन हो, दोनों को क्या कर रहे थे? ग्रहण कर रहे थे। अब इसीलिए यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दान कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। लुईस जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आधारित है। अगर यूं याद ना रहे तो देखना, लुईस में बीच में ई नाम आता है और इलेक्ट्रॉन की शुरुआत भी किससे होती है? ई से होती है। तो अपने अपने याद रखने के तरीके होते हैं, ये कोई तरीका नहीं है वैसे कि भाई ऐसे याद करो, नहीं, आप कैसे भी याद करो, लेकिन आपको ये समझनी है। अगर इतनी कहानी समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा तो क्या होगा, दान करेगा तो क्या होगा, तो आगे की जो कहानी है ना वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ये इस अवधारणा की क्या है? शुरुआत है। ये इस अवधारणा की नींव है कि इस प्रकार से ग्रहण करेगा तो एसिड बनेगा और दान करेगा तो क्या बनेगा? क्षार बनेगा। अब देखना कौन कौन से उदाहरण आप लुईस अम्ल के अंदर ले सकते हो और कौन कौन से उदाहरण आप लुईस क्षार के अंदर ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और उस क्वेश्चन के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। देखना दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है, निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल है? ठीक है, निम्न में से कौन सा
लुईस अम्ल है। आपको मैं नीचे 4 ऑप्शन दे रहा हूं। आपका पहला ऑप्शन है NH4 पॉजिटिव, आपका दूसरा ऑप्शन है H3O पॉजिटिव, आपका तीसरा ऑप्शन है दोनों, और आपका चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। ये क्वेश्चन है, आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन कि निम्न में से आपको एक बताना है कि लुईस अम्ल कौन सा है। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बन के आएगा एग्जाम के अंदर और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आप क्या करेंगे? आप तुक्का लगाएंगे? नहीं, तुक्का नहीं मारना है। आपको क्या करना है? इस चीज को समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट को समझकर इस क्वेश्चन का क्या देना है? आंसर देना है। देखिएगा यहां पर हमने इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा अपना वो सुनना। एक बात यानी कि एक ऊपर वाली जो लाइन है वो ये कह रही है कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला क्या होगा? लुईस अम्ल होगा। यहां पे आगे लिख लेना लुईस अम्ल और इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला लुईस क्षार। ठीक है दोस्तों, तो निम्न में से आपको बताना है कि लुईस एसिड कौन सा है। तो सीधी सी बात है, इनमें से कोई ना कोई लुईस एसिड होगा। 4 ऑप्शन है, कोई नहीं भी हो सकता है इसमें। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? किसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि हमें ये पता होना चाहिए कि लुईस अम्ल होते क्या हैं। तो एक अवधारणा तो इसकी ये रही कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। दूसरी बात क्या होना चाहिए? अष्टक। क्या होना चाहिए? पूर्ण। क्या होना चाहिए? अष्टक पूर्ण। कहने का मतलब क्या है? अगर अष्टक पूर्ण हुआ, अगर अष्टक पूर्ण हुआ तो वो लुईस एसिड नहीं होगा। इसका मतलब लुईस एसिड के लिए अष्टक कैसा होना चाहिए भैया? होना चाहिए अपूर्ण। कैसा होना चाहिए? अपूर्ण होना चाहिए। अष्टक पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रिक्त होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे हम अष्टक चेक करते हैं। अष्टक यानी कि जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरने का जो क्रम है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने होंगे। तो पहले यानी कि देखिए पहले में कितने भरे जाते हैं? 2, दूसरे में 8। ठीक है, इस प्रकार से ऑर्डर चलता जाता है। ये हम पढ़ेंगे आगे अपना जो पूरा जो इलेक्ट्रॉन अवधारणा वाला चैप्टर है उसमें पूरा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार आप इतना ध्यान में रख लो कि पहले में 2 और दूसरे में 8। तो आपको मोटा मोटी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? यहाँ पे अब 10 चाहिए। क्या करने के लिए? अष्टक को पूरा करने के लिए। देखिएगा यहाँ पे NH4 है। N में कितने इलेक्ट्रॉन है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? N का 7 होता है। शुरुआत से बोलकर चलोगे ना आप आवर्त सारणी में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, कितने पे आता है? 7 पे आता है। 7 पे आता है, इसका मतलब प्रोटॉन कितने होंगे? 7 होंगे। पहली कक्षा याद है कि नहीं है? अगर जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर के पहला वीडियो देख आए। उसमें मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं कि कितने प्रोटॉन होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कैसे न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो एक एक चीज जो है वो जुड़ी हुई है आपस में। तो इसमें 7 प्रोटॉन होते हैं और 7 प्रोटॉन तो 7 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई यही तो होंगे, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सुनना, यहां पर 7 तो किसके हो गए? नाइट्रोजन के हो गए। अब ये कह रहा है हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। 4 परमाणु हैं और एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है 1। परमाणु क्रमांक 1 तो प्रोटॉन भी 1, प्रोटॉन 1 तो इलेक्ट्रॉन भी 1। तो टोटल 4 हैं, तो ये कितने हो गए? 4 हो गए। तो 7 तो ये हो गए और 4 क्या हो गए? ये हो गए। लेकिन देखना यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन मैंने लगाया है। ये जो पॉजिटिव साइन है वो क्या बता रहा है? ये पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? त्याग किया है। और इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण किया है? धनायन का निर्माण किया है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे कितने हैं? 3 ही हैं। और 7 तो ये रहे, 3 ये रहे, टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। यानी कि अष्टक क्या है? पूरा भरा हुआ है। और अष्टक यदि पूरा भरा हुआ है तो क्या होगा? क्या होगा? ये लुईस अम्ल नहीं होगा। चलो दूसरे उदाहरण पे चलते हैं। H3 यानी कि 3 तो ये रहे, भाई 3 रहे इलेक्ट्रॉन।
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। परमाणु क्रमांक 8 तो प्रोटॉन भी 8, प्रोटॉन 8 तो इलेक्ट्रॉन भी 8। तो इलेक्ट्रॉन यदि 8 होंगे, लेकिन इन्होंने एक तो त्याग रखा है, एक ऊपर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण किया है? धनायन का निर्माण किया है। तो कितने बचेंगे इसके पास? 7 बचेंगे। 7 और 3 10, अष्टक पूरा भरा हुआ। तो ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बोथ होने का मतलब ही नहीं है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? नन होगा। तो ये कहानी आपके शायद समझ में आ गई होगी। ये एक छोटी सी बात है इस लुईस अवधारणा की। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अमल और क्षार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ में आप नोट्स बना रहे होंगे। पढ़ते जाइए लगातार, रुकना नहीं है आपको, ठीक है। देखो, और लुईस अम्ल के अंदर क्या क्या हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव साइन है ना, ये जो पॉजिटिव साइन है, इससे आप एक कॉन्सेप्ट बना पा रहे हो क्या? अरे बनासको कौन बनासको, ओ जो ऊपर प्लस को साइन लिख रखे है, एवं की पल्ले पड़े कौन पड़े, एवं समझ में आने लग रही है। तो समझ में यदि आ रहा है ना तो सुनना, ये जो भी कहानी है ना, ये हमें ये बता रही है कि यहाँ से एक अवधारणा निकल के आ रही है, एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है कि सभी धनायन, सभी क्या? धनायन, सभी धनायन क्या हो जाएंगे? अरे क्या हो जाएंगे? अम्ल हो जाएंगे। कौन से अम्ल हो जाएंगे? लुईस अम्ल हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वे ही धनायन लुईस अम्ल होंगे जिनका क्या होगा? अष्टक। अरे क्या होगा? अरे अष्टक होगा क्या? अपूर्ण। क्या होगा? अपूर्ण होगा। तो धनायन होने चाहिए, अष्टक क्या होना चाहिए? अपूर्ण होना चाहिए, तब तो वो क्या है? लुईस अम्ल है, वरना वो नहीं है। कहानी खत्म, इतनी कहानी है। अब आप पॉजिटिव कितने भी साइन लगा लो, कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ेगा। जैसे ले लो आप Cl प्लस ले लो, ए पॉजिटिव ले लो, H पॉजिटिव ले लो, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसके ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। जैसे Br पॉजिटिव ले लो, ठीक है। तो इसके अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं। CH3 पॉजिटिव ले लो, कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ेगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए? लास्ट में पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। चारों हेलोजन तत्व है, CF Cl Br, I भी ले सकते हो, कौन सा भी ले लो, ठीक है। तो ये जितने भी होंगे ये क्या होंगे? लुईस अम्ल होंगे। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखना क्या? ये दोनों क्या नहीं होंगे? लुईस अम्ल नहीं होंगे। धनायन है ना कि नहीं है? लुईस अम्ल नहीं होंगे। अभी अभी मैंने आपको प्रूव करके बताया था कि नहीं बताया था? इसकी जगह मैं आपको एक और उदाहरण दे सकता हूँ। उदाहरण क्या दे सकता हूँ? जैसे मैं ये दे दूँ कि Na पॉजिटिव, बताइए क्या है? लुईस अम्ल है कि लुईस क्षार है? फंस गए ना? पॉजिटिव साइन है लेकिन ये लुईस एसिड नहीं है। ध्यान रखना, अष्टक देखना है आपको अष्टक भी चेक करना है। अष्टक नहीं देखोगे ना तो पता नहीं चल पाएगा कि ये है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अष्टक आप देखोगे, जैसे मैं ये कह दूं कि NO2, वो तो इसके अंदर ही आएगा, चलो NO2 पॉजिटिव, ये इसके अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये कहानी आपके साथ समझ में आ गई होगी। और इसमें से अगर कोई भी डाउट रहे तो हम, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम नेक्स्ट क्लास में वो डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। वो तो अपना रहता ही है, हर बार रहता है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये इतना और लिख लेना आप इसमें। अब देखो, अब हम चलते हैं लुईस क्षार की तरफ। आपकी भलाई के लिए या आपकी सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, मतलब मेरा ये मानना है पीछे के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए
अगर इस कॉन्सेप्ट में से कोई क्वेश्चन आएगा ना, यानी कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो लुईस क्षार का ही आएगा। और हर बार ऐसा ही हो रहा है, पीछे के एग्जाम्स को आप उठा करके देख लो, उनमें मतलब यही हो रहा है, लुईस अम्ल जो है उसका क्वेश्चन बहुत कम आता है और लुईस क्षार का ज़्यादा आता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीधा क्या आएगा इसमें, इसकी जो परिभाषा थी वो ये थी, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, ये सीधी सी बात है, दान करेगा। इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, दान करेगा। देखो जैसे मैं आपको ये कह दूं कि ये है NH3। अब क्या होता है, N के ऊपर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे N है, N पे 2 होते हैं। जैसे P है, P पे 1 जोड़ी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे O पे चलो, O पे 2 होते हैं। जैसे सल्फर पे 2 होते हैं। जैसे F की यदि बात करें तो इस पे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के युग्म हैं। Cl पे भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। Br पे भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। I पे भी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान वही कर पाएंगे जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले से होंगे। भाई आपन कोई चीज़ कोई नहीं तो बिंगा पर दान क्या करांगा, है को नहीं, तो अपने पास जो चीज़ है उसी का तो दान कर सकते हैं। अब आप कहो सर एक आप ये मार्कर का दान कर दो, तो मेरे पास है मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा ही है, जिसके पास होता है वही डोनेट करने के लिए होता है। तो इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तभी तो ये देंगे। तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्म है तो ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। डोनेट करके क्या बना लेगा, लुईस क्षार। बना लेगा कि नहीं बना लेगा, अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा। जैसे मैं कह दूं PH3, इसके पास है कि नहीं है, आप कहेंगे है। ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, क्या बना लेगा, लुईस क्षार बना लेगा। जैसे मैं कह दूं H2O, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके पास कितने कितने होते हैं, O पे 2 हैं, देख लो। क्या करेगा, डोनेट करेगा, क्या बना लेगा, लुईस क्षार बना लेगा। लुईस के अनुसार जल की प्रकृति कैसी होती है, अरे कैसी होती है, क्षारीय होती है। आ गया ना। जैसे मैं ये कह दूं H2S, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, दान करेगा, क्या बना लेगा, लुईस क्षार बना लेगा। उधर चलते हैं। जैसे मैं ये लिख दूं HF डिलक्स मोटरसाइकिल, चलेगा, दान कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बना लेगा, ये लुईस अम्ल। अरे ये कोई बाइक नहीं है, लुईस अम्ल है ये, ठीक है, ठीक है। Cl पे चलो तो Cl बना लो, HCl ले लो, Cl पे 3 होते हैं, दान कर देगा, ये तो नहीं। जैसे HBr ले लो, सॉरी लुईस अम्ल लिख दिया क्या यहाँ पे मैंने, लुईस क्षार होगा ये। डोनेट जो भी करेगा ना वो क्या होगा, लुईस क्षार होगा, ठीक है। अब आप इस प्रकार से कौन सा भी उदाहरण आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। इस बात से कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा कि आप कैसा उदाहरण ले रहे हो, ठीक है। तो HF जो होगा वो क्या होगा, लुईस क्षार होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है वो लुईस क्षार का कॉन्सेप्ट है। और भी उदाहरण हो सकते हैं इसमें, जैसे आप पिरीडीन ले सकते हो। पिरीडीन जो है वो लुईस क्षार का उदाहरण होता है। जैसे आप ये ले लो ROR, 2 हैं, डोनेट कर देगा, क्या बना लेगा, लुईस क्षार बना लेगा, ठीक है। अमोनिया लुईस क्षार का उदाहरण होता है। कहने का मतलब क्या है, सभी प्रकार के ऋणायन, सभी प्रकार के क्या ऋणायन क्या होते हैं, सभी प्रकार के ऋणायन क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। जैसे इसमें आप ये ले सकते हो कि सर Cl माइनस क्या होगा, तो लुईस क्षार होगा। जैसे Br माइनस ले लो, I माइनस ले लो, F माइनस ले लो, ये सारे के सारे क्या होंगे, लुईस क्षार होंगे। सल्फेट ले लो, SO4 -2, ये भी क्या होगा, लुईस क्षार होगा। जैसे CO3 -2, ये भी क्या होगा, लुईस क्षार होगा, ठीक है। OH माइनस ले लो, OH माइनस भी क्या होगा, लुईस क्षार होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने लुईस अम्ल और लुईस क्षार की जो अवधारणा है
वो यहीं पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो 3 अवधारणाएं मैंने आपको 3 कक्षाओं में बताई हैं, ये तीनों आपके आराम से समझ में आई होंगी। बहुत ही प्यार से हमने इसे समझा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गहराई से हमने इस टॉपिक को समझा है। ये टॉपिक थोड़ा वैसे लेंथी चलेगा, अपना आराम से पेशेंस रखना है, पहले एडवांस नहीं चलना है आपको। एडवांस जाओगे तो फिर यूँ है कि आप पीएच मान पहले पूछने लग जाते हो कई बार कि सर इसका पीएच कितना होता है, वैसा नहीं करना है। तो वो आएगा, जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, अगर इस कक्षा से संबंधित कोई डाउट है तो आप श्योर पूछो, बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो अपना रहेगा मैं शुरुआत करके छोड़ देता हूँ आज, और हम उसकी शुरुआत उसे हम जो पढ़ेंगे वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, सोचो सोचो, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अरे अमल के बारे में पढ़ेंगे। अमल जो होते हैं वो हमारी तरफ से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं हमारी तरफ से। किसकी तरफ से? हमारी तरफ से। कैसे? एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, और एक होता है अकार्बनिक अम्ल। ध्यान से सुनना, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? कार्बनिक अम्ल वे होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। अब याद करो वो कार्बन वाला दिन मैंने आपको कहा था कि अम्ल जब आएगा तब हम आगे कार्बन के बारे में दोबारा पढ़ेंगे। तो आज वो दिन आ गया है कि जब हम कार्बन के बारे में दोबारा पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको वैसे भी अगली कक्षा तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि हो सकता है। चलो स्टार्ट कर दिया है तो एक उदाहरण करवा देते हैं। कार्बनिक अम्लों में पहला है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल, इसी को बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं इसे। फॉर्मूला होता है इसका HCOOH। तीनों नाम ध्यान में रखने हैं, तीनों नाम। क्या क्या? फॉर्मिक अम्ल भी ध्यान में रखोगे, मेथेनोइक अम्ल भी ध्यान में रखोगे, और HCOOH भी ध्यान में रखोगे। मैं आपको बताता जाऊंगा कहाँ क्या ध्यान में रखना है, कहाँ किसकी ज़रूरत है, कहाँ कौन सा फॉर्मूला काम नहीं आएगा, कहाँ कौन सा फॉर्मूला काम आएगा। सभी बातें हम यहाँ पे करते जाएंगे। इसके जो है वो तीनों नाम, उदाहरण, ये सूत्र जो है, वैज्ञानिक नाम जो है, ये जो साधारण नाम जो है, सारे काम आएंगे। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो आपने कई जगह कह रहे कि वो टबर तो फिटो है, तो BI ओ जो एसिड है नहीं, वो फिटो पर्सन है। हर बार एग्जाम में आवे, और इतना खतरनाक वायरल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। पीछे आप LDC का एग्जाम उठा लो, राजस्थान पुलिस के आप एग्जाम उठा लो, ठीक है, उसके बाद ये आप रेडियो ऑपरेटर वाला एग्जाम उठा लो, यानी कि लगभग एग्जाम में प्रत्येक परीक्षा में ये आता ही आता है। और शायद पिछली रीट की परीक्षा में भी ये उदाहरण आया था, ये क्वेश्चन आया था कि इसके मतलब फॉर्मिक अम्ल का एक क्वेश्चन आया था। तो देखना क्या होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो होता है उसे हम लाल चिंटी, क्या? लाल चिंटी, लाल चिंटी के भंजक आसवन से। अब ये भंजक आसवन क्या होता है? तो हम आसवन की विधियां पढ़ेंगे, प्रभाजी आसवन, भंजक आसवन, वहां हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी आप इतना समझ लो, नाम याद रखो। लाल चिंटी के भंजक आसवन से हम क्या प्राप्त करते हैं? फॉर्मिक एसिड प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? लाल चिंटी के भंजक आसवन से हम इसे क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल? सुनना, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में। कहाँ पाया जाता है? मधुमक्खी के डंक में। अगला, ततैया के डंक में। ततैया जानते हो क्या? ततैया, ततैया क्या होता है? ततैया वो होता है जिसके खाने के बाद हमारे द्वारा तातातैया किया जाता है, वो क्या होता है? ततैया होता है। टांटियो, टांटियो जानो क्यों है? हाँ, बिन्नी के ततैयो में। तो ततैया के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है।
मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? अरे क्या होता है? क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। लाल चींटी में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। हम आपको यहाँ पे सारी जानकारी देंगे। क्या क्या देंगे सुनो। लाल चींटी जो होती है, लाल चींटी यानी कि छोटी वाली कीड़ी, कीड़ी कौन जानो? कीड़ी, कीड़ी ने कहें चींटी, बालोड़ी कीड़ी को नहीं होगी आपने ग्राम में की फिरे करे। हाँ, बिन्नी के कहें, लाल चींटी कहें। लाल चींटी के भंजक आसवन से क्या करते हैं? हम इसे प्राप्त करते हैं, और इससे प्राप्त जो फॉर्मिक एसिड होता है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो उसका उपयोग हम करते हैं गठिया बाव में। कहाँ करते हैं? गठिया बाव में उसका हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो मधुमक्खी के डंक में होता है, ततैया के डंक में होता है, और एक वनस्पति है जिसे कहा जाता है नेटल का पौधा। नेटल के पौधे के ऊपर कांटे होते हैं, और उन कांटों के पास अगर हमारा हाथ छू भी जाए तो क्या होता है? वैसी ही जलन लगती है जैसे चिंटली के काटने पर लगती है। तो नेटल के पौधे में भी कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। इसे शांत करने के लिए इसके जस्ट पास में एक पौधा उगा हुआ होता है जिसे कहते हैं डाक का पौधा। तो डाक का जो पौधा होता है वो रगड़ के लगाने से क्या मिलता है? इस पे आराम मिलता है। ठीक है, वो जस्ट इसके पास में ही उगा हुआ होता है। तो मधुमक्खी के डंक में होता है, ततैया के डंक में होता है, लाल चींटी में सर्वाधिक मात्रा में ही है उपस्थित होता है। ठीक है, इतना याद रह जाएगा। देखो, ततैया काट लेता है तो ततैया ने हमारी त्वचा के अंदर कौन सा एसिड छोड़ा है? कौन सा एसिड छोड़ा है? फॉर्मिक एसिड छोड़ा है। उसकी वजह से हमें क्या लगती है? जलन लगती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? अपने घरों में जो साबुन होती है, कौन सी? कपड़े धोने वाली, क्योंकि उसके अंदर NaOH होता है, तो आप वो रगड़ सकते हो। इससे आपकी जलन जो है वो कम हो जाएगी। आप क्या कर सकते हो? यानी कि पहले आपने देखा होगा कि अपने घरों में क्या करते थे? लोहा रगड़ते थे। लोहा क्यों रगड़ते थे? लोहे को हल्का सा गर्म करके रगड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि धातुएं जो होती हैं वो गर्म करने पर किस प्रकृति की हो जाती हैं? क्षारीय प्रकृति की हो जाती हैं। ठीक है, और क्योंकि वो अपना एक ऑक्साइड बना लेती है, गर्म करते ही धातु क्या बना लेती है? ऑक्साइड बना लेती है। और लोहे का जो ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और अम्ल और क्षार अभिक्रिया कौन सी होगी? उदासीनीकरण की होगी। वो क्या हो जाएगा? वहां पे अम्ल का जो मान है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस वजह से लोहा रगड़ने के लिए बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमने आज कार्बनिक अम्ल की शुरुआत करी है। अगली क्लास में हम फॉर्मिक अम्ल के बारे में, यानी कि बाद में लैक्टिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, साइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है, उनके बारे में हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।